हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन आर लॉकडाउन क्लासेस। ये बेटा सेकंड पार्ट है, आज आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारा चैप्टर है हिस्ट्री का सेकंड, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। इसका आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले जो आपको फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था, इससे फर्स्ट वीडियो में, उसमें हमने रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ा था और ये देखा था हमने कि किस तरीके से महात्मा गांधी जी की एंट्री हुई थी और उन्होंने आते ही इंडिया में नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स स्टार्ट किए थे और वो कैसे कैसे स्टार्ट हुए थे। महात्मा गांधी जी ने का विचार जो था वो सत्याग्रह के अकॉर्डिंग था कि जो भी उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट करे वो सत्याग्रह को ध्यान में रखकर करे। उनका धर्म था नॉन वायलेंस, मीन्स अहिंसा, अहिंसा को वो ध्यान में रख कर के अपने सारे मूवमेंट स्टार्ट किया करते थे। सबसे पहले इसमें हमने पढ़ा रोलेट एक्ट के बारे में, और रोलेट एक्ट का जो प्रभाव पड़ा इसके साथ में हमने 13 अप्रैल 1919 को जो इंसिडेंट हुआ था जलियांवाला बाग, उसके बारे में पढ़ा और कि उसमें किस तरीके से हिंसा बढ़ती चली गई। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों को अपनी गोलियों का शिकार बनाया, किस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई जलियांवाला बाग में। और इसकी खबर जब शहरों तक फैली तो वहाँ पर अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ में किस प्रकार से विरोध होने स्टार्ट हो गई। महात्मा गांधी जी ने अपना विचार अहिंसा रखा था कि अहिंसा के द्वारा हम अंग्रेज़ों को हराएंगे, लेकिन जलियांवाला बाग की घटना के बाद पूरे जहाँ जहाँ इनका मूवमेंट चल रहा था, मेनली इन नॉर्थन इंडिया में, तो वहाँ पर इस मूवमेंट का रूप बदल गया और लोगों ने हिंसा का रूप लेकर के बिल्डिंग्स को, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, उनको जलाना शुरू कर दिया, क्योंकि अंग्रेज़ी सरकार ने बहुत एग्रेसिव तरीका अपनाया इंडियंस को रिप्रेशन करने के लिए। उनका बहुत ब्रूटल उनका वे था कि किस तरीके से वो इंडियंस को हराना चाहते थे, उनको उनकी ताकत को कम करना चाहते थे। तो जब महात्मा गांधी जी ने देखा कि भाई मूवमेंट जो उन्होंने स्टार्ट करा था अहिंसा को लेकर के, अब वो हिंसक होता जा रहा है, वॉयलेंस फैलता जा रहा है, तो महात्मा गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करने के लिए कह दिया। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आज हमारी स्टार्टिंग है यहाँ से। ओके स्टूडेंट्स, while the Rolette Satyagraha had been widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India, but he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims closer together. One way of doing this, he felt, was to take up the Khilafat issue. The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey, and there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on Ottoman Emperor, the spiritual head of Islamic world, the Khalifa. To defend the Khalifa's temporal power, a Khilafat committee was formed in Bombay in March 1919. A young generation of Muslim leaders like brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action of the issue. Mahatma Gandhi saw this as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of a unified national movement. At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. Start करते हैं बेटा कि रोलेट एक्ट बहुत बड़े पैमाने पर फैला, लेकिन यह कुछ शहरों, जो इसकी सीमाएं थी वो कुछ शहरों और टाउन्स तक ही सीमित रहीं, मतलब कि पूरे देश में ये मूवमेंट एक तरीके से नहीं फैला। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि पूरे देश के लोग इकट्ठे होकर के अंग्रेज़ों का विरोध करें, लेकिन रोलेट एक्ट के अगेंस्ट जो मूवमेंट था ये पूरे देश में एक रूप से नहीं फैला। महात्मा गांधी जी को ये एहसास हुआ कि अगर अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए तो एक ऐसा मूवमेंट चाहिए जो पूरे देश के लोगों को साथ में लेकर के चले, लेकिन ये मूवमेंट तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक कि हिंदू और मुस्लिम दोनों इकट्ठे होकर के इसमें पार्टिसिपेट ना करें। तो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि सभी लोग, हिंदू और मुस्लिम, अपनी धार्मिक भावनाओं को थोड़ा अलग रख करके राष्ट्रीयता की भावना को अपनाकर पूरे देश के लिए इकट्ठा एक रूप से मूवमेंट स्टार्ट करें। और इसको करने का तरीका यही था कि अगर वो खिलाफत मूवमेंट को या खिलाफत इशू को भी साथ में लेकर के चलें। खिलाफत इशू क्या था इसके बारे में जानते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसका जब परिणाम निकला तो उसमें ये देखा गया कि ऑटमन एम्पायर था, जो कि मुस्लिम एम्पायर था, टर्की ऑटमन शासन था टर्की में,
तो टर्की का जो ऑटोमन एम्पायर था वो सारा डिफीट हो गया, मतलब कि राजा जो था टर्की का वो हार गया। और इसके साथ में एक ये अफवाह भी फैल गई, रोमरस फैल गया इसमें ये कि टर्की के राजा के साथ में एक बहुत ही कठोर संधि करी जाएगी, मीन्स कि उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा या फिर बहुत ज़्यादा उनके साथ में प्रताड़ना की जाएगी, एक हार्श ट्रीटी जो है उनके साथ में करी जाएगी। टर्की के जो शासक हैं उनको इस्लामिक वर्ल्ड में उनको खलीफा बोला जाता था, और खलीफा का आदेश सभी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या मुस्लिम लोग हैं वो सभी मानते थे। तो खलीफा के साथ में अगर ऐसा कुछ गलत होगा तो भारत में रहने वाले मुसलमान भी अंग्रेज़ों के विरोध में हो गए। तो उन्होंने देखा कि भाई अंग्रेज़ लोग जो हैं हमारे खलीफा के साथ में बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो इसीलिए हम अंग्रेज़ों का इंडिया में रह करके भी विरोध करेंगे। टू डिफेंड द खलीफाज टेम्परल पावर, अ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। इसके साथ जब इंडिया के मुसलमानों में ने देखा कि भाई खलीफा के साथ में बुरा व्यवहार हो रहा है, तो खलीफा के सपोर्ट में उन्होंने खिलाफत कमेटी बॉम्बे में मार्च 1919 में उन्होंने बनाई कि भाई हम खलीफा का जो है सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए अंग्रेज़ों के विरोध में हम खिलाफत कमेटी बना रहे हैं। अब ये खिलाफत कमेटी क्या थी, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए कि मार्च 1919 में उन्होंने बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनाई अपने खलीफा के सपोर्ट के लिए। इसको बनाने वाले थे अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स। दो भाई थे, ये दो भाइयों के नाम क्या हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इन्होंने ये कमेटी बनाई और उन्होंने अपनी कमेटी को साथ में लेकर के इन दोनों भाइयों ने महात्मा गांधी जी से वो मिले, महात्मा गांधी जी को दिखाई दिया कि भाई ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ेंगे। तो महात्मा गांधी जी ने इनको अपने साथ में रखा। कैलकाटा का सेशन हुआ इसमें, और कैलकाटा सेशन में कांग्रेस इन सितंबर 1920 में उन्होंने महात्मा गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को भी अपने साथ में रखा और एक नया मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया जिसका नाम रखा गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी जी ने जो भारतीय हिंदुओं लोगों के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा था मूवमेंट, उसका नाम रखा गया स्वराज, और मुस्लिम लोगों के साथ के द्वारा जो मूवमेंट स्टार्ट किया जा रहा था वो रखा गया खिलाफत। इस तरीके से खिलाफत और स्वराज मूवमेंट दोनों इकट्ठे हो गए और दोनों ने, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इकट्ठे मिलकर के अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया। वाई नॉन कॉपरेशन? नॉन कॉपरेशन ही क्यों? नॉन कॉपरेशन का मीन होता है असहयोग। असहयोग मूवमेंट स्टार्ट था ये, तो नॉन कॉपरेशन ही क्यों, इसके बारे में जानते हैं। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, ये इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कई बार ये क्वेश्चन आता है हु रॉट द बुक हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वॉज established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. महात्मा गांधी जी ने कहा कि इन जो ब्रिटिश लोग हैं, अपनी बुक में उन्होंने लिखा कि हिंद स्वराज में कि ब्रिटिश लोग भारत के अंदर इसलिए शासन करते हैं क्योंकि इंडियन उनको कॉपरेट करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर इंडियंस ब्रिटिश लोगों को कॉपरेट करना बंद कर दें, उनका साथ देना बंद कर दें, तो 1 साल के अंदर ही हम लोगों को स्वराज मिल जाएगा, इंडिया को स्वराज मिल जाएगा। तो ये उनका कहना था। हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन एक आंदोलन कैसे बना? गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। गांधी जी ने इसको कई तरीक़ों से, कई स्टेजेस पे इसको काम करना शुरू करा। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड ए बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। इसके साथ में महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट करा ये मूवमेंट कई तरीक़ों से। जैसे कि पहला इसका तरीका था कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि जितने भी अंग्रेजी सरकार के द्वारा आपको सम्मान मिले हुए हैं, जैसे कि सर की उपाधि मिली हुई थी बहुत लोगों को, तो जो अंग्रेज़ लोग क्या करा करते थे कि इंडियंस जो हुआ करते थे, इंडियंस को सर की उपाधि दे दिया करते थे कि आज से आपको भी सर कहा जाएगा। उनको अपने फेवर में करने के लिए थोड़े से उनको अवार्ड दे दिया करते थे, ताकि इंडियंस के जो बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, जो प्रॉस्पेरिटी वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जिनका प्रभाव पूरे
सोसाइटी में पड़ता है, ऐसे लोगों को अपने फेवर में करने के लिए उनको कुछ अवार्ड दे दिया करते थे। तो महात्मा गांधी जी के कहने पर इन सभी लोगों ने सारे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अवार्ड्स दे रखे थे उन सबको उन्होंने वापस कर दिया कि हमें आपके अवार्ड्स नहीं चाहिए। बाइकआउट करना कर दिया। बाइकआउट का मीन्स होता है कि सर्विसेज छोड़नी शुरू कर दी। जो गवर्नमेंट सर्विस थी, सिविल सर्विस, उनको लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया। आर्मी में जो लोग थे इंडियंस, तो उन्होंने वहाँ बंद कर दिया। पुलिस के लोगों ने जाना बंद कर दिया इंडियंस ने। कोर्ट्स में जाना बंद कर दिया। काउंसिल के, लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस हुआ करते थे इंडिया में, जिसमें इंडियंस लोग पार्टिसिपेट किया करते थे, उसमें जाना बंद कर दिया। ब्रिटिश स्कूल्स में बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया, कॉलेजेस में पढ़ना बंद कर दिया। फॉरेन गुड्स, जो विदेशी सामान आता था, लोगों ने उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो मीन्स कि नॉन कॉपरेशन, लोगों ने विदेशी सामान, विदेशी जिसमें भी स्टैंप लगती थी कि भाई ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन है, तो उन सब चीज़ों में लोगों ने काम करना बंद कर दिया। ये इस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट हुआ। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, अ फ्यू सिविल डिसोबीडियंस कैंपेनिंग वुड बी लॉन्च्ड थ्रू द समर ऑफ 1920. महात्मा गांधी एंड शौकत अली toured extensively mobilizing popular support for the movement. इसके साथ में दैट इन केस गवर्नमेंट ने भी, तब जो लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया अंग्रेजी सरकार का, तो अंग्रेजी सरकार ने भी अपनी पूरी तरीके से रिप्रेशन करना इन लोगों का शुरू कर दिया जो मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे, आंदोलनकारियों का। फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेनिंग जो था वुड बी लॉन्च हो चुका था। लोगों ने अंग्रेजी सरकार को बिल्कुल ही सहयोग देने से मना कर दिया। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने 1920 में समर में महात्मा गांधी जी और शौकत अली दोनों ने पूरे देश का भ्रमण किया, लोगों को साथ में लिया और इस मूवमेंट में सभी का सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। मीन्स कि कई राज्यों में, भारत के पूरे राज्य में उन्होंने घूमना शुरू कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवमेंट में उनके साथ में आ जाएं। मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल्स. They were reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1920, and they feared that the movement might lead a popular violence. In the month between September and December, there was an intense tussle within the Congress. For a while, there seemed no meeting point between the supporters and the opponents of movement. Finally, the Congress session at Nagpur in 1920, a compromise was worked out and non-cooperation program was adopted. Many within the Congress, कांग्रेस के अंदर जो काम करने वाले लोग थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको कि इस प्रपोजल से थोड़ी सी परेशानी थी। मतलब इस प्रपोजल पे विचार करना चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं इकट्ठे होकर के काम करेंगे। दे वर रेलुकेंट टू बाइकाट द काउंसिल इलेक्शंस, लगातार वो काउंसिल के इलेक्शंस को बाइकाट कर रहे थे कि जो भी काउंसिल के इलेक्शंस हो रहे हैं, जो पूरा शेड्यूल तैयार हुआ था 1920 में, और उनको ये डर था कि ये मूवमेंट कहीं पहले की तरह ही वॉयलेंस का रूप ना ले रही। तो इस तरीके से बातों में विचार विमर्श चलता रहा। मंथ बिटवीन सेप्टेम्बर एंड दिसंबर देयर वॉज इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। सितंबर और दिसंबर के महीने में कांग्रेस के अंदर थोड़ी सी और मतलब परेशानियां इसमें उभर कर के आने लगी कि पूरा सही से कोई डिस्कस नहीं निकल पा रहा था। फॉर वाइल देयर सीम टू बी मीटिंग नो पॉइंट बिटवीन सपोर्टर्स एंड अपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट के सपोर्टर्स और अपोनेंट्स के बीच में कोई भी कुछ लोग इसके सपोर्ट करते थे कि मूवमेंट्स ऐसा होना चाहिए, कुछ लोग मना करते थे कि कहीं ऐसा ही दोबारा से ना हो जाए, हिंसा ना इसमें भड़क जाए, कि मूवमेंट को फिर से दोबारा वापस लिया जाए। तो फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920 ए कॉम्प्रोमाइज़ वॉज वर्कड आउट एंड नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वॉज अडोप्टेड। लेकिन 1920 में दिसंबर में नागपुर में सेशन हुआ। दोनों लोग जो कांग्रेस के बीच में थे कि भाई कुछ कांग्रेस मूवमेंट के फेवर में थे, कुछ नहीं कराना चाहते थे, तो उन लोगों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। मीन्स कि आगे उसको मंजूरी मिल गई। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, कैसे होना था ये, हु पार्टिसिपेटेड इन इट, उसमें कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे। हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसाइव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किस तरीके से उनका अपने विचारों के में देखेंगे, कि मतलब उनके विचार में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या रहेगा, तो उसको भी देखना था क्योंकि सभी के विचार अलग अलग थे। जैसे कि आपको देखिए पिक्चर में भी शो हो रहा है कि एक तरफ चरखा भी चल रहा है और दूसरी तरफ मुस्लिम लोग भी इसमें बहुत बड़ी संख्या में भागीदार हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट को देखते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में कैसे चला ये। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, इसका नाम बहुत ध्यान से देख लीजिए।
कि नॉन कॉपरेशन और खिलाफत दोनों इकट्ठा नाम इसका लिया जा रहा है, क्योंकि इस मूवमेंट में खिलाफत और असहयोग दोनों ही इसमें चीज़ें रखी जा रही हैं। अब हिंदू मुस्लिम दोनों को इकट्ठा मूवमेंट था, तो इसलिए इस मूवमेंट को नाम दिया गया नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, असहयोग और खिलाफत आंदोलन। बिगिन इन जनवरी 1921 में ये स्टार्ट हो गया। Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspiration. All of them respond to call of Swaraj, but the term mean different things to different people. नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ। सभी लोगों ने इसके अंदर अलग अलग जो समाज के वर्गों वाले लोग थे, चाहे किसान हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे कारीगर है, चाहे खेती बाड़ी जिनके पास ज़मीन नहीं है, बेकार करने वाले मजदूर हैं, सभी लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और सभी लोगों ने इस मूवमेंट को अलग तरीके से, मतलब अपने तरीके से देखा कि इस मूवमेंट को अगर वो सपोर्ट करते हैं तो उनसे उन्हें क्या फ़ायदा होगा। और सभी ने अपने अपने मीनिंग को, अपने अपने फ़ायदे को देखा कि स्वराज का मीनिंग सभी के लिए अलग अलग था। तो उसको देखते हैं कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट थिंग्स, जो टर्म था मीन का डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, जो स्वराज का मतलब था हर वर्ग के लिए अलग ही था, क्योंकि उसका उद्देश्य अलग था। द मूवमेंट इन टाउन्स, तो हम पढ़ने आ रहे हैं कि शहरों में, टाउन्स में इस मूवमेंट का क्या रूप था। द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़। Thousands of students left government-controlled schools and colleges, headmasters and teachers resigned, and lawyers gave up their legal practices. The council elections were boycotted in most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of non-Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to. शहरों में देखते हैं कि इसका क्या रूप था कि शहरों में मिडिल क्लास के लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, उन लोगों से स्टार्ट हुआ। 1000 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने गवर्नमेंट के कंट्रोल वाले स्कूल जो थे और कॉलेजेस जो थे उनमें जाना बंद कर दिया कि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल के स्कूल्स हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो इनमें नहीं जाएंगे। टीचर्स ने, हेडमास्टर्स ने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया कि हम नहीं पढ़ाएंगे। लॉयर्स ने प्रैक्टिस करनी बंद कर दी कि हम अब अदालतों में जाकर या कोर्ट्स में जाकर के अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। काउंसिल इलेक्शंस को बाइकआउट कर दिया गया कि जो मद्रास में हुए थे काउंसिल इलेक्शन जस्टिस पार्टी के द्वारा, कि ये वो पार्टी थी जिसमें कि नॉन ब्राह्मण्स लोग थे। उनको ये लगता था कि ये काउंसिल के इलेक्शंस के द्वारा ही उनको थोड़ी सी पावर मिल सकती है, जिससे कि वो ब्राह्मण्स के अगेंस्ट, मतलब कि जो ऐसे लोग हैं जिनकी सत्ता ज़्यादा रहती है, हाई कास्ट के लोग हैं, तो उनके साथ में उनको भी बराबर के अधिकार मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया, बाइकआउट कर दिया। तो शहरों का रूप ये रहा। द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड, लीकर शॉप्स पिकेटेड एंड फॉरेन क्लोथ बर्न इन ह्यूज bonfires. The import of foreign clothes halved between 1921 and 1922, its value dropping from rupees 102 crores to rupees 57 crore. In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textile mills and handlooms went up. ये तो वही स्थिति हो रही है जैसे कि आजकल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं कि आप स्किल, अपने यहाँ पर स्किल इंडिया करिए, कि आप अपना व्यापार शुरू कीजिए ताकि आप किसी भी जो सामान्य गुण है आप उसको ब्रांड बना दें। तो वही हुआ उस समय में भी। मूवमेंट स्टार्ट हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इकोनॉमिक, आर्थिक रूप थोड़ा जो था इसका थोड़ा नाटकीय रूप में था, ड्रामेटिक रूप में था कि विदेशी कपड़ों को बायकॉट करना शुरू कर दिया, जो शराब की दुकानें थी उनको बंद करना शुरू कर दिया, फैक्ट्री वगैरह ऑफिस सबको बाइकआउट करना शुरू कर दिया, सबको फॉरेन कपड़े जो थे उनको बड़ी बड़ी ह्यूज फायर्स, मतलब बोन फायर्स, उनकी होलियाँ जलाई जाने लगी। जो विदेशी कपड़ा आता था वो बिल्कुल ही, उसका जो फॉरेन क्लोथ था उसका जो आयात था जो भारत में आता था वो 1921 और 22 में बिल्कुल ही हाफ हो गया। मीन्स कि 1921 में 102 करोड़ से 1922 में 57 करोड़ का ही रह गया, लगभग आधा हो गया। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, बहुत सारे इलाकों में जो भारतीय व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने विदेशी सामान को खरीदना, उनका व्यापार करना बंद कर दिया, उसमें पैसा लगाना बंद कर दिया।
एज द बाइकॉट मूवमेंट स्प्रेड, जैसे कि बाइकॉट मूवमेंट फैल रहा था, विदेशी कपड़े बंद हो गए। अब विदेशी कपड़े बंद हो गए तो लोग इंडियंस पहनेंगे क्या? यस, इंडियंस ने अब जो वो कपड़ा जो भारत में बनता था, इंडियन टेक्सटाइल मिल्स में बनता था, हैंडलूम्स में बनता था, तो वो सब उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि इंडियन जो प्रोडक्शन था वो अब बढ़ गया, इंडियन प्रोडक्शन बढ़ गया। इंडियंस ने जो भारतीय मिलों में कपड़ा बनता था उसको पहनना उन्होंने शुरू कर दिया। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली slowed down for a variety of reasons. Khadi cloth was often more expensive than mass produced milk cloth, and poor people could not afford to buy it. How then could they boycott milk cloth for too long? Similarly, the boycott of British institution posed a problem. For the movement to be successful, alternative Indian institution had to be set up so that they could be used in place of the British ones. These were slow to come up. So students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back work in government courts. लेकिन ये मूवमेंट कुछ ऐसी स्थिति लग रही है जैसे कि आजकल कोरोना की स्थिति चल रही है, कुछ इसी प्रकार से है कि भाई कर तो दिया, मूवमेंट तो स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से मोदी जी ने लॉकडाउन करा दिया, बट इससे क्या था, जैसे उस समय की अगर स्थिति से हम आज की स्थिति को कंपेयर करते हैं, उस समय में भी जैसे कि भाई बोल दिया, आंदोलन हो गया कि नहीं पहनेंगे हम विदेशी कपड़ा, नहीं पहनेंगे विदेशी जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जो भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं उनमें अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, उनके ऑफिस में नहीं जाएंगे। लेकिन ये कितने समय तक चलता? अब जैसे कि आज की स्थिति है, अगर लॉकडाउन अगर चल रहा है तो इसमें हम जो गरीब तबके का लोग है, जो मज़दूर है, तो वो कब तक सर्वाइव कर सकता है? जो व्यापारी वर्ग है वो अपनी दुकानें कब तक बंद कर सकते हैं? तो फेस तो करनी पड़ेगी ही प्रॉब्लम। तो इसी तरीके से उसकी स्थिति को कंपेयर करते हैं। जब मूवमेंट की स्थिति थी हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, बोल दिया कि भाई मूवमेंट हो गया, कोई विदेशी सामान नहीं खरीदेगा, विदेशी कपड़े पहनने लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन खादी जो कपड़ा था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, वो इससे जो मिलों में कपड़ा बनता था उस कपड़े से वो बहुत एक्सपेंसिव था। गरीब लोग जो थे वो उसको ख़रीद नहीं सकते थे खादी को, तो लेकिन सस्ता। और आपने ये भी देखा कि जो विदेशी सामान बनता था वो सस्ता हुआ करता था क्योंकि वो मशीनों से बनता था। इसीलिए लोगों ने दोबारा से ही मशीनों में बना हुआ कपड़ा उन्होंने पहनना शुरू कर दिया। इसी तरीके से कि ब्रिटिश जो इंस्टीट्यूशंस थे तो कब तक उनको बाइकआउट करते रहते, बच्चे जो हैं कब तक अपने स्कूलों से नहीं जाते, टीचर्स कब तक उनको पढ़ाने के लिए नहीं जाते, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके लिए जो खोल रखे थे स्कूल्स, वही उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं था। अगर ऐसे थी प्रॉब्लम तो पहले उनको ये स्कूल्स खोले जाने थे, उनके लिए कुछ ऐसे काम उनको प्रोवाइड करने थे जिससे कि वो अपना काम चला सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए जैसे कि गरीब लोगों ने दोबारा से ही ब्रिटिश मिल्स में बना हुआ कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, तो इंडियंस इंस्टीट्यूशन में जो लोग काम करते थे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने दोबारा से गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना शुरू कर दिया और लॉयर्स ने अपनी जॉब पर जाना शुरू कर दिया। कि स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ तक हमने पढ़ा कि इसमें टाउन्स में इस मूवमेंट का क्या रूप था। अब इसके बाद का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, तो घर पे रहिए, इसको एक दो बार और पढ़ लीजिए, इसलिए आपको थोड़ा कम ही पढ़ा रही हूँ मैं कि ताकि आप इसको हर चीज़ को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ तक आप बिल्कुल इसको क्लियर कर लीजिएगा कि इस मूवमेंट का ये रूप रहा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए टेक केयर एंड गुड।